I hope you are doing good. So this is the last past paper for the May-June 2024 series. So in today's video, we will be doing May-June 2024 पेपर वन वेरिएंट थ्री. आज हम लोग करेंगे मई जून 2024 पेपर वन और वेरिएंट थ्री करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू. व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड? कौन कौन सी पब्लिक गुड की एग्जाम्पल नहीं है? एजुकेशन इज नॉट अ पब्लिक गुड. एजुकेशन इज अ मेरिट गुड. फ्लड कंट्रोल सिस्टम इज अ पब्लिक गुड. Defense is a public good. Okay. Street light, sorry. What is not an example? Na? So street light is also a public good. What is not an example of public good? Education is not a public good. Education is a merit good. Okay. All three are public goods. The first one, which is education, it's a merit good. Okay. So first is A. The diagram shows The diagram shows production possibility curve for an economy that produces two goods x and y. बेटा पीपीसी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है, इसलिए दोनों एक्सेस के ऊपर दो गुड्स लिखे हुए हैं एक्स एंड वाई. व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एक्स? व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड एक्स विल बी द लार्जेस्ट. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ. या तो आप जी पर ऑपरेट कर सकते हो, या तो आप एच पर ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है ना? या तो आप जी पे ऑपरेट कर सकते हो या तो आप एच पे. अगर आप जी पे ऑपरेट करते हो तो दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ वाई एंड दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ एक्स. अगर आप एच पर ऑपरेट करते हो तो वाई की क्वांटिटी कम होगी, एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. What will be the opportunity cost of producing more of good x be the largest? What will be the opportunity cost of producing more of good x to be the largest? More of x largest कब होगी बेटा? जी और एच पे. एफ और ई तो नहीं हो सकता, क्योंकि एफ और ई तो एक्चुअल है. सही है ना? एफ और ई तो एक्चुअल है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए यू शुड बी ऑपरेटिंग ऑन दी पीपीसी. ठीक है ना? सो योर आंसर इज डी फॉर डॉग. ओके, योर आंसर इज डी. ए बी एंड सी इन ऑप्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. थर्ड, विच एक्टिविटी इलस्ट्रेट्स द कंजम्पशन ऑफ अ फ्री गुड? बेटा फ्री गुड क्या होता है? बेटा फ्री गुड वो गुड होता है जो कि जिसको बनाने के लिए कोई एफओपी नहीं चाहिए, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जिसकी कोई प्राइस नहीं होती, और जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. ठीक है. अ फार्मर यूजिंग वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर. दिस इज नॉट अ फ्री गुड. अ फार्मर यूजिंग वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर. विच एक्टिविटी इलस्ट्रेट्स द कंजम्पशन ऑफ अ फ्री गुड? ठीक है. A patient, a patient visiting medical facility provided by a charity. A person breathing air in the countryside. बेटा एक रिवर से आप पानी ले रहे हो, एक फार्मर एक रिवर से पानी ले रहा है, तो ये फ्री गुड नहीं है भाई. फ्री गुड क्या है? एक बंदा एयर को ब्रीथ कर रहा है. एयर इज अ फ्री गुड. अनलिमिटेड इन सप्लाई है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, और इसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है. तो सी इज योर आंसर. अ पर्सन ईटिंग देयर बर्थडे केक गिवन एज अ गिफ्ट बाय देयर फ्रेंड. ये फ्री गुड नहीं है भाई, ये केक हो गया. पेशेंट क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है, ये भी चैरिटी से प्रोवाइड हो रही है ना. फार्मर खेती बाड़ी के लिए पानी यूज कर रहा है, बंदा गिफ्ट बर्थडे का केक खा रहा है, ये सब फ्री गुड तो रही है. फ्री गुड क्या है? एयर, सनलाइट, सनशाइन, ये सब फ्री गुड है. ठीक है. व्हाट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट स्कार्सिटी? मुझे एक बात बताओ, स्कार्सिटी क्यों आती है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, और इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, और स्कार्सिटी का मतलब है शॉर्टेज होती है. तो स्कार्सिटी आ रही है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. तो अगर स्कार्सिटी को हल करना है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट ऑल नीड्स एंड वांट्स. भाई अगर रिसोर्सेस इतनी हो कि आपकी अनलिमिटेड वांट्स को मीट करा जा सके, तो इसका मतलब है स्कार्सिटी का मसला हल हो गया. स्कार्सिटी आई क्यों रही है? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है. आंसर ये है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूं. प्रोड्यूसर्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ डिमांड. ये सरप्लस की बात कर रहा है. ठीक है ना? दी गवर्नमेंट एज अ सरप्लस बजट, ये बजट की बात कर रहा है. ठीक है. देयर इज इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स. सवाल स्कार्सिटी का पूछ रहा है. इक्विलिब्रियम, बजट, इन सब चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है. स्कार्सिटी अगर होती है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से. ठीक है. व्हाट विल एनकरेज अ हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? सवाल कह रहा है व्हाट विल एनकरेज अ हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर.
डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है भाई? जब वर्कर, जब काम को डिवाइड करा जाता है वर्कर के दरमियान, और हर बंदे को वो काम दिया जाता है जिसमें वो स्किल्ड हो ना। तो व्हाट विल एनकरेज अ हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? Firms wishing a greater level of self-sufficiency, no. Firms wishing to increase their flexibility, no. Firms wishing to raise their productivity, भाई जब हर बंदा अपने अपने टास्क में स्पेशलाइज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। Firms wishing to reduce their level of risk, नहीं। What will encourage? डिग्री डिवीजन ऑफ लेबर एनकरेज होगा जब वर्कर को वो वाला टास्क दिया जाएगा जिसके अंदर वो स्पेशलाइज है। तो 5 का सी बनता है, ठीक है। 6, which business is likely to be the slowest to alter its output in response to a sustained increase in demand? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा डिमांड के बढ़ने को? फास्ट फूड रेस्टोरेंट फौरन से रिस्पॉन्ड कर लेगा। हाउस क्लीनिंग सर्विस फौरन से रिस्पॉन्ड कर लेगा। न्यूज़पेपर वाला फौरन से छाप देगा। ऑयल वाले को टाइम लगेगा क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्शन में महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं भाई, साल भी लग जाते हैं। ठीक है। 7, 7, a company uses large amounts of gas to produce steel. स्टील बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस यूज कर रहा है। सप्लाईज ऑफ गैस आर रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम एज द मार्केट फॉर स्टील इज हिट बाय अ रिसेशन। स्टील की मार्केट में रिसेशन आया, गैस की सप्लाई रिड्यूस हो गई है। सप्लाई रिड्यूस हुई है मतलब सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम हो गई है, ठीक है ना। सप्लाई कम होती है क्या होती है? शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, गैस की प्राइस बढ़ जाएगी, और गैस स्टील बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है ना। What can be said about the likely change in the market for steel? बेटा जब गैस की प्राइस बढ़ेगी, जब गैस की प्राइस बढ़ेगी तो इससे स्टील की प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। स्टील की प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता। हाँ लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब गैस की सप्लाई कम होगी ना तो स्टील की सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि गैस जो है वो स्टील बनाने के लिए यूज होती है। तो अगर गैस की सप्लाई कम है तो स्टील की सप्लाई भी कम होगी, ये बात तो फिक्स है। सही है। प्राइस का मैं नहीं बता सकता कि प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ना। सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 7 का सी, सी होना चाहिए। सही है। प्राइस अनसर्टेन होगी, क्वांटिटी गिरेगी, क्योंकि स्टील बनाने के लिए गैस यूज होती है ना। तो गैस की सप्लाई कम होगी तो स्टील की सप्लाई भी कम होगी, तो स्टील की क्वांटिटी गिर जाएगी। सही है। अच्छा 8 वाला आप करके दो, 8 वाला, 8 वाला करके दो। मैं आपको 2 मिनट दूंगा। A firm is charging price of 12 for its product using 80% of its production capacity of 10,000 units per month. Assuming the product has unitary elastic demand, which price should the firm charge to utilize its full capacity? ये वाला करके दो। बेटा फर्म चार्ज कर रहा है 12 रुपए, और वो 80% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट्स बना रहा है। सही है। अच्छा अज्यूम ये करा जा रहा है डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए फुल कैपेसिटी पे काम करने के लिए? पहले मुझे एक बात बताओ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आप प्राइस को 10% से बढ़ाते हो तो क्वांटिटी डिमांड भी 10% से कम होगी, टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आप बेशक ट्राई कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आप बेशक ट्राई करो। 8 वाला ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। Right. एक बच्चे को, एक बच्चा ये पूछ रहा था कि प्राइस अनसर्टेन कैसी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से ना। तो मुझे एक बात बताओ, डिमांड रिसेशन होगा तो स्टील की डिमांड कम हो जाएगी, सही है। तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा? डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। ऐसा ही है भाई। तो जब गैस की सप्लाई कम है, गैस की सप्लाई कम है तो गैस की शॉर्टेज हुई, गैस की प्राइस बढ़ी, तो स्टील की प्राइस भी बढ़ जाएगी। सही है। सही है, क्योंकि ये जॉइंटली सप्लाइड गुड है। सही है ना। और रिसेशन की वजह से स्टील की डिमांड कम होगी। सही है, तो सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी। तो एक बार प्राइस बढ़ी, एक बार प्राइस कम हुई है, इसलिए अनसर्टेन है। ठीक है ना। ओके। अच्छा अब 8 वाले के मुताबिक पहले आपको एमसीक्यू पढ़ना आना चाहिए। पहले मुझे ये बताओ, पीईडी का फॉर्मूला क्या है? पीईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पीईडी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ है कि ये, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है? 10,000 यूनिट्स है, और इसका ये कितना यूज कर रहा है? 80%।
तो 10,000 का 80% कितना हो गया? 10,000 का 80% कितना हो गया? 8,000। 10,000 का 10,000 का 80% कितना हो गया? 8,000। तो अभी ये 8,000 की कैपेसिटी पे काम कर रहा है ना। तो अब मैं जो एक बात बताओ, मैं परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड का निकाल सकता हूँ। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो न्यू क्वांटिटी कितनी है भाई? अभी ये 80% पे काम कर रहा है। तो न्यू है 8,000, ओल्ड है 10,000। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन 10,000 इंटू 100, ये कितना आएगा यार? कोई बच्चा कैलकुलेट करो। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 8,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। ये आएगा माइनस, ये आएगा कुछ 25%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना आएगा? वापसी चेक कर लेता हूँ एक बार। यार कोई बच्चा एक कैलकुलेटर भी खोल लो ना यार। 8,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, ये कितना आएगा भाई? ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया है। 10,000 न्यू है और 8,000 ओल्ड है। इंटू 100 करूंगा तो ये आएगा 25%। सॉरी, ये आएगा 25% का इंक्रीज। कितने का इंक्रीज आएगा? 25% का। कितने का इंक्रीज आएगा? 25% का। अब मुझे बताओ, अभी प्राइस जो चार्ज हो रही है वो कितनी है? 12। अच्छा, पहले ये चेक कर लो कि 25% का इंक्रीज है डिक्रीज है। 10,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100, 25% का राइज है। मुझे बताओ, 25%, 25% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 25% से ना। तो आपको याद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। यूनिटरी में जितने से प्राइस बढ़ती है उतने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जितने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है उतने से प्राइस कम होती है, और टोटल रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यही होता है। तो क्वांटिटी डिमांड 25% से बढ़ रही है, तो प्राइस भी कितने से कम हो रही होगी? 25% से। अभी जो प्राइस है वो कितनी है? 12। थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यू था लेकिन अच्छा है, सीख लिया हमने। अभी प्राइस है 12। 12 का 25% कितना होता है यार? 12 का 25% कितना होता है? चेक करो। 12 का 25% कितना होता है? 12 का 25% होता है कितना? 3 होता है। सही है, ऐसा ही है। अभी जो प्राइस है वो 12 है, और प्राइस 3 से कम होगी तो नई प्राइस कितनी आ जाएगी? 9 पर यूनिट। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर ए बनेगा। आपका आंसर ए बनेगा। क्लियर है भाई? ये ए कैसे हुआ? हाँ भाई अनस, क्लियर है? ए कैसे हुआ? सर ये आपने ये कैसे बताया कि प्राइस 25% से कम हुई है? भाई यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी में चेंज। तो इसने हमने ये तो निकाल लिया क्वांटिटी में 25% चेंज है। तो क्वांटिटी में 25% चेंज क्यों आ रहा होगा? क्योंकि प्राइस 25% से कम हुई होगी, ठीक है ना। इसलिए आंसर मैंने ए करा, ठीक है, 8। अच्छा जी, नाइन्थ वाला बहुत इजी है। अगेन नाइन्थ वाला इज वेरी वेरी इजी। नाइन्थ इज अ गुड एमसीक्यू एंड इट्स इजी। The tape diagram shows demand and supply for hotel accommodation. The market equilibrium is at point E. ठीक है भाई. The hotel receives a very large number of bad reviews about the quality of its accommodation. Which point of the diagram should the new market equilibrium show? बेटा होटल का रिव्यू बैड है। ये होटल का रिव्यू बैड है, तो होटल की डिमांड क्या हो जाएगी? होटल की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। किधर शिफ्ट मारेगा भाई? लेफ्टवर्ड्स। तो अभी जो इनिशियल डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। ऐसा ही है भाई, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी। सही है बेटा। किसी को याद है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या है? किसी को याद है? व्हाट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ मार्केट सप्लाई कर्व? आपको बताया था मार्केट डिमांड कर्व क्या होती थी। जब आप सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड करोगे तो मार्केट डिमांड बन जाती थी। तो जब आप सारे सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टली ऐड करोगे, सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को, तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास मार्केट सप्लाई आ जाएगी। तो अब ढूंढो ऐसी कौन सी डेफिनेशन है। सप्लाई एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, सप्लाई एट डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, नो। सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस, सप्लाई एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। क्या होगा भाई? सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस होगा ना। सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस अज्यूमिंग नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई जब प्राइस की बात होती है तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, वो ये कहना चाह रहा है।
कि जब आप डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करोगे तो आपके पास मार्केट सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, ओके है। 11 पे जाऊं। 11 इन दी डायग्राम D1 शोज एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, D1 आपका इनिशियल डिमांड कर्व है और डिमांड व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2। डिमांड बढ़ रही है, राइटवर्ड शिफ्ट है। डिमांड बढ़ी है, राइटवर्ड शिफ्ट है, और ये डायग्राम बनी हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्यों बढ़ेगी, सवाल ये है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्यों बढ़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्यों बढ़ेगी, सवाल ये कह रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्यों बढ़ेगी। द कॉस्ट ऑफ रनिंग द इंडिविजुअल्स कार फॉल। तो भाई अगर तो कार की डिमांड बढ़ेगी ना, तो इससे तो कार की डिमांड बढ़ेगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर एबल टू ड्राइव। अगर वो ड्राइव नहीं कर सकता तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। आंसर आपका 11 का बी है, लेकिन सी चेक करते हैं। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉल्स। बेटा आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, प्राइस का लेना देना क्वांटिटी डिमांड के साथ है। तो जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ती। ठीक है, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर रिड्यूस्ड। तो अगर भाई सर्विसेज रिड्यूस होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सर्विसेज रिड्यूस हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज रिड्यूस होगी तो इससे डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है दोस्त, सेट है। हमें वो रीजन ढूंढना है जिससे डिमांड बढ़े, सेट है। 12, 12 वाला बहुत अच्छा एमसीक्यू है। अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एन इफेक्टिव मिनिमम प्राइस। पहले बता दो मिनिमम प्राइस कहाँ लगती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर, फॉर अ प्रोडक्ट बट मेक्स नो अदर इंटरवेंशन इन द मार्केट। दिस पॉलिसी सजेस्ट द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव। बेटा मिनिमम प्राइस डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए लगाई जाती है। आपने पढ़ा है ना भाई, डीमेरिट गुड को सॉल्व करने के लिए चार पॉलिसी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स, कंप्लीट बैन, मिनिमम प्राइस और एडवर्टाइजमेंट। तो आंसर हमें फॉरन मिल गया, दी टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड। मेरिट गुड की कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मेरिट गुड महंगा हो जाएगा। रिड्यूस प्राइस ऑफ प्राइवेट गुड, मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है, ये भी गलत है। टू सपोर्ट इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर। बेटा इनकम प्रोड्यूसर की बढ़ाने के लिए बिल्कुल मिनिमम प्राइस यूज होती है, लेकिन गवर्नमेंट एक मार्केट के अंदर इंटरवेंशन कर रही है और गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों लगा रही होगी, ताकि डीमेरिट गुड्स के मसले को हल करने के लिए। ठीक है ना, सही है, ओके है। 13, 13 वाला इतना इजी है, इतना इजी है, आपको याद होना चाहिए। 13, द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सिगरेट, द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट टैक्स। ये इक्विलिब्रियम है, विच एरिया रिप्रेजेंट्स टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। बेटा दो सप्लाई कर्व के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा पर यूनिट टैक्स होगा, और वो हमेशा नई क्वांटिटी से आएगा, तो ये नई क्वांटिटी है। और ये पुराना सप्लाई कर्व हो गया वाई पे, और ये नया सप्लाई कर्व हो गया, इतने का टैक्स है, ये पूरा डब्बा टैक्स का हो गया। ठीक है, अब जो प्राइस का एरिया है वो कंज्यूमर का होता है, और जो बचा हुआ होता है वो प्रोड्यूसर का होता है। तो कंज्यूमर का क्या हो गया, P1 PE ZW, P1 PE ZW, P1 PE ZW। आंसर बी है, क्लियर है, आंसर बी है, क्लियर है भाई, आंसर बी है, क्लियर है। चलें आगे, सही है, ओके। 14, बेटा 14 वाला एक सेकंड में होना चाहिए, 14 वाला एक सेकंड में होना चाहिए, 14 वाला एक सेकंड में होना चाहिए। The diagram shows supply curve for a product. The government imposes a specific indirect tax of 5 on the product. How will the PES of the product change? मुझे बताओ सप्लाई का स्टार्ट कहां से हो रहा है, सप्लाई का स्टार्ट कहां से हो रहा है, आपको आंसर मिल चुका है। सप्लाई का स्टार्ट कहां से हो रहा है, आप चेक करो कहां से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन, ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है वो कौन सी सप्लाई होती है, यूनिटरी इलास्टिक। आंसर मिल चुका है, छोड़ दो, कुछ भी नहीं पढ़ो, मैंने 1000 बार बताया है कि जब भी कोई सप्लाई कर्व जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो वो यूनिटरी इलास्टिक केस में होता है, छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आंसर आपका डी बनता है। ठीक है, सही है, वो बाकी सब इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, होशियार बच्चा डायरेक्ट ये देख के कर लेता। चलो 15 वाला करके तो आपको 2 मिनट दूंगा। द डायग्राम shows countries AD and AS supply curve. Since the world economic downturn, some governments have reduced labor cost and ensured interest rate remains unchanged. बेटा लेबर कॉस्ट रिड्यूस हुई है, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हुई है मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, तो इससे एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हाट वुड दिस बीन शोन ऑन अ डायग्राम। इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं है, मतलब एडी पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एएस में फर्क आया है। एडी पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एएस में फर्क आया है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एएस बढ़ा हो। तो AS1 से AS2 पे जा रहा है, यस दिस इज योर आंसर। इसमें AD में चेंज आ रहा है, इसमें AS कम हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें AD कम हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता,
इसमें भी अगेन एडी कम हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर आपका ए बनता है, एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी। बच्चों वाला एमसीक्यू, सिर्फ उसने डायग्राम ऐसी बनाई कि आपकी हालत खराब हो गई देखकर। 16, द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑन प्राइस व्हेन एडी इंक्रीजेस फ्रॉम एडी 1 टू एडी 2। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है, प्राइस P1 से P2 पे जा रही है, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस चेंज इन एडी इज करेक्ट? बेटा एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है, मतलब मुल्क के अंदर कौन सी इन्फ्लेशन है? हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है, मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, बताओ। ये है ना, ये रियल जीडीपी दिया हुआ है, ठीक है। रियल जीडीपी फिक्स है, ये बात क्लियर है। रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ है? नहीं। रियल जीडीपी गिरा है? नहीं। रियल जीडीपी तो क्या है? रियल जीडीपी फिक्स हुआ हुआ है, ये बात मानते हो? नॉमिनल जीडीपी इज अनचेंज, नॉमिनल जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। मुझे एक बात बता बेटा, रियल जीडीपी वो होता है जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद होता है ना। तो जब महंगाई का रेट बढ़ता है, जब महंगाई का रेट बढ़ेगा तो रियल जीडीपी कम होगा। जब महंगाई का रेट बढ़ेगा तो रियल जीडीपी कम होगा। तो नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ा होगा ना, नॉमिनल जीडीपी बढ़ा होगा। जब महंगाई एडजस्ट होगी तो वो रियल जीडीपी हो जाएगा और वो गिर जाएगा। तो अब बताओ, अब आंसर ए होगा बी होगा? ए होगा। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा होता ना तो नॉमिनल जीडीपी अनचेंज होता। अब देखो प्राइस तो हमें बढ़ते हुए भी दिख रही है, ऐसा ही है ना भाई। तो बी तो नहीं हो सकता, आंसर ए होगा। ठीक है अनस। अगर प्राइस कांस्टेंट होती तो मैं बोलता कि हाँ यार नॉमिनल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आता, सही है। एडी बढ़ता है तो सिर्फ प्राइस बढ़ती है ना, इनकम कांस्टेंट होती है। आपको मैंने बताया पढ़ाते वक्त भी कि इधर रियल इनकम, रियल जीडीपी, रियल आउटपुट, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। 17 वाला, कसम से 17 वाला इतना आसान है। द टेबल लिस्ट shows the value of economy's circular flow. What can be concluded about the information shown? पहले बताओ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? इंजेक्शन, विड्रॉल, ये तीनों क्या है? इंजेक्शन, विड्रॉल, ये तीनों इंजेक्शन है। सही कह रहा हूँ? ये तीनों इंजेक्शन है। और इंजेक्शन का टोटल कितना हो गया? 6 और 8 कितना होता है? 8 9 10 14, 14 और 9 कितना होगा? 14 और 6 20, 20 और 4 24। देख ले। 6 8 9 कितना होगा? 9 6 15, 15 और 8 23, ठीक है 23 होगा। अच्छा ये जो है बाकी तीन है, ये क्या है? इम्पोर्ट, सेविंग टैक्स, ये विड्रॉल्स हैं। ये क्या है? ये विड्रॉल्स है। विड्रॉल्स कितने हैं भाई? विड्रॉल्स हैं 22, ठीक है। विड्रॉल्स 22 है। अब बताओ, विड्रॉल्स 22 हैं। बताओ भाई, विड्रॉल्स 22 हैं यार। ये सर्कुलर फ्लो बजट सरप्लस बताते हैं? बजट सरप्लस तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू के दरमियान डिफरेंस है, तो ये तो नहीं है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर होता है, ये भी नहीं है। सर्कुलर फ्लोज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी नहीं है। 22 22 होता तो इक्विलिब्रियम था। इट इज अ मिक्स्ड ओपन इकोनॉमी। ये ओपन इकोनॉमी क्या है भाई? आपको याद है क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें ट्रेड नहीं होता। ओपन इकोनॉमी वो है जिसमें ट्रेड है। हाँ इसमें ट्रेड है, एक्सपोर्ट भी है और इसमें इंपोर्ट भी है, तो इसलिए आंसर सी बनता है। सिंपल इज दैट, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ? यार इकोनॉमिक ग्रोथ का डिसएडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का डिसएडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब आपका आउटपुट जीडीपी बढ़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब आपका आउटपुट और आपका जीडीपी बढ़ता है। तो भाई जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डिटोरिएटिंग बीओपी थोड़ी होगा, डिटोरिएटिंग बीओपी थोड़ी होगा। इन्फ्लेशन हाई होगी, इन्फ्लेशन हाई होगी। जब नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉस्ट क्या है? इन्फ्लेशन हाई होगी। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बोल रहा भाई, वे पॉजिटिव नहीं बोल रहा पागलो। नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, यस। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब आपका आउटपुट और जीडीपी कम होगा। तो भाई जब आपका आउटपुट कम होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कम है, डिमांड फॉर लेबर कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब ईडी कम होगी। तो ईडी कम होगा तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। फायदा है, नुकसान एक ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। देखो एमसीक्यू गलत पढ़ने से भी गलत हो जाता है। इंक्रीज पॉल्यूशन, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉल्यूशन कहाँ से बढ़ेगा? पॉल्यूशन तो कम होगा, तो आंसर सी बनता है। देखो पढ़ने की वजह से भी एमसीक्यू गलत हो जाता है। 18 का सी है। 19, 19 वाला करते हैं, आ जाओ। A government statistical office measured changes in income from employment, pension, and benefit, then subtracted income tax, wealth contribution, adjusted.
व्हाट डिड द फाइनल फिगर रिप्रेजेंट? भाई गवर्नमेंट ने चेंजेस इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन और बेनिफिट्स, और उसमें से इनकम टैक्स निकाला, वेलफेयर कंट्रीब्यूशन और इन्फ्लेशन एडजस्ट करी। व्हाट डिड दी फाइनल फिगर रिप्रेजेंट? नॉमिनल इनकम। बेटा नॉमिनल इनकम में से सिर्फ इन्फ्लेशन रेट कटता है, नॉमिनल इनकम में कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, तो इसने इनकम टैक्स भी काट दिया, इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। नॉमिनल नेट अर्निंग भी नहीं हो सकता। रियल डिस्पोजेबल इनकम, बेटा डिस्पोजेबल इनकम वो है जिसमें से टैक्स कटा, ठीक है, और इसने बोला ये डिस्पोजेबल इनकम रियल है। सही है, तो टैक्स और वेलफेयर कंट्रीब्यूशन ये दोनों कट जाएगा, और इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी, तो वो इनकम रियल हो जाएगी। सही है ना? सभी यूं समझ, रियल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि ये रियल इनकम की बात कर रहा है ना। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है? टैक्स कट गया। और रियल इनकम क्या होती है? जिसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया। तो भाई ये टैक्स कट गए और ये इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई, तो ये कौन सी इनकम है? ये रियल इनकम है, ठीक है। सही है, ये रियल इनकम हुई, ठीक है ना। ओके। 20, 20 रटा रटा एमसीक्यू है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन टू प्रिवेंट डिफ्लेशन इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी? ये क्लोज्ड इकोनॉमी बकवास कर रहा है, इसको छोड़ दो। तो बोल रहा है डिफ्लेशन को खत्म करना है। बताओ डिफ्लेशन आती क्यों है? भाईजान डिफ्लेशन आती है एडी के कम होने की वजह से, और हमारा टारगेट होगा अगर डिफ्लेशन को खत्म करना है तो एडी को बढ़ाना है। एडी को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं टैक्स को कम कर दूंगा और मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूंगा। तो इसकी वजह से आपका बजट डेफिसिट में जाएगा। तो आंसर होगा सी या डी में से, आंसर होगा सी या डी में से, ठीक है। अच्छा, अब मॉनेटरी पॉलिसी में चेक करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मेरा टारगेट है एडी को बढ़ाना, तो मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं मनी सप्लाई को डिक्रीज नहीं करूंगा, तो ये डी भी गलत हो गया। मैं मनी सब इंटरेस्ट रेट को गिरा दूंगा डायरेक्टली, तो आंसर सी बनता है, ठीक है। विच मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट लाइकली टू बी अचीव बाय इंक्रीजिंग इनकम टैक्स? बेटा इनकम टैक्स के बढ़ने से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? ऑब्वियसली इनकम टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, ईडी कम होगी। तो ईडी कम हुई मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई, छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। बेटा डेप्रीसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है इनकम टैक्स से। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? अनएम्प्लॉयमेंट लो नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी। सही है, तो इसलिए एबीसी गलत ऑप्शन है, 21 का डी है। 22, व्हाट इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी? व्हाट इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी? बेटा कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है? मनी सप्लाई सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, सब्सिडी हो गया एजुकेशन ट्रेनिंग पे, ये सब सप्लाई साइड पॉलिसी है। डी वाला कौन सी पॉलिसी है? डी वाला मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसलिए 22 का डी है, ठीक है। व्हाट कैन बी व्हाट कैन अ पॉलिसी बी व्हेन कैन अ पॉलिसी बी क्लासिफाइड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक एम? बेटा मैक्रो इकोनॉमिक एम क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक एम क्या है भाई? व्हेन इट फोकसेस ऑन लेवल ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर? नहीं। When it involves economy wide institution and behavior? yes. When it is based on monopoly market? नहीं। मैक्रो एम की बात कर रहा है, माइक्रो की नहीं बात कर रहा। अगर माइक्रो बोलता तो मोनोपोली हो सकता था। When it relies on buffer stock? ये भी माइक्रो है। मैक्रो यही है कि जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करो, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर आपका बी है। इंडिविजुअल वेलफेयर भी माइक्रो के ऑब्जेक्टिव की पॉलिसी है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखना, ये अच्छा एमसीक्यू है। द डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट इज प्राइस इलास्टिक if it is experiencing a deficit on the current account of its balance of payment? which combination of policies is most likely to correct the deficit? बेटा डिमांड है ना एक्सपोर्टेड गुड की इलास्टिक चल रही है। इलास्टिक का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट ज्यादा है एक्सपोर्टेड गुड के, और प्रोडक्ट भी लग्जरी चल रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट में मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में है, करंट अकाउंट डेफिसिट में है मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो हमें इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए? हमें इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए? चलो करके देखते हैं ना। इंटरेस्ट रेट को अगर डिक्रीज करते हैं तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी दोनों की, डोमेस्टिक गुड की भी बढ़ जाएगी और इंपोर्टेड गुड की भी बढ़ जाएगी। तो मसला तो हल नहीं हुआ, तो ए और बी तो काट दो। अब आंसर बचता है सी और डी। अब इंक्रीज करके देख लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा,
कंजम्पशन कम होगी, दोनों की कम होगी, इंपोर्टेड गुड की कम होगी और डोमेस्टिक की भी कम होगी। जब इंपोर्टेड गुड की कम होगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो गया, बीओपी पॉजिटिव में चला गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ये मसला है। अब चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं। एक्सचेंज रेट को अनचेंज रखो, एक्सचेंज रेट को अनचेंज रखो। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करो, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा और इंपोर्टेड गुड महंगा होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे लग रहा है आंसर डी हो गया है मेरा। इनकम टैक्स को अगर मैं कम करता हूं तो इससे जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, दोनों गुड्स की, इंपोर्टेड गुड की भी बढ़ जाएगी और डोमेस्टिक की भी बढ़ जाएगी। तो सी भी नहीं हो सकता, आंसर डी है, ठीक है। आपको लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, फौरन से अपना आंसर नहीं दिया करो। तो ये तो 24 का डी है, आपको समझ आ गया सी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। 25, 25, what is an unintended consequence of the US government restricting imports of cheap Chinese steel? बेटा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है यूएस गवर्नमेंट का, कि वो चाइनीज स्टील जो सस्ती है उसके उसके इंपोर्ट को रोक रही है, उसके इंपोर्ट को रोक रही है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक तो होता है इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, कि भाई ये इंपोर्ट इसलिए लगा रही क्योंकि ये चाह रही है। यूएस इंपोर्टर्स ऑफ स्टील पे लोअर प्राइस फॉर स्टील, ये तो इंटेंडेड आउटकम है ना, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। यूएस मैन्युफैक्चरर्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, या अनइंटेंडेड आउटकम है। ये इसीलिए लगा रही है ताकि यूएस मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिटिव हो जाए, लेस कॉम्पिटिटिव थोड़ी हो, ये तो अनइंटेंडेड हो गया ना, जो नहीं चाह रहे थे वो हो गया साला। तो 25 का आंसर बी बनता है। यूएस स्टील मेकर्स इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन, ये भी इंटेंडेड आउटकम होगा ना, अनइंटेंडेड थोड़ी होगा। यूएस स्टील वर्कर्स रिसीव हाई इनकम, ये भी इंटेंडेड आउटकम होगा, अनइंटेंडेड नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एन इन जेमिकास करंट अकाउंट? बेटा सर्विस की ट्रेड को इनविजिबल कहते हैं। इनफ्लो ऑफ फंड्स टू जेमिका टू बाय शेयर्स, बेटा ये शेयर्स खरीद रहा है, ये है नेट इनकम्स, ठीक है। अर्निंग्स फ्रॉम यूएस टूरिस्ट विजिटिंग जेमिका, बेटा टूरिस्ट आ रहा है, सर्विस। अर्निंग ऑफ हेटिनियन वर्कर्स इन जेमिका सेंड टू हेटी, ये भी नेट इनकम है, और इसमें नेट इनकम नेगेटिव में है, और ऊपर 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 पॉजिटिव में है। एक्सपोर्ट ऑफ जेमिका कॉफी, कॉफी गुड है, तो ये ट्रेड इन गुड्स हो गया, और ट्रेड इन गुड्स भी पॉजिटिव में है। इसने सर्विस पूछा है इसलिए आंसर बी है, ठीक है। ओके है 27। अ कंट्री इंपोर्ट्स नेचुरल गैस फॉर विच इट हैज इनइलास्टिक डिमांड, बेटा जब आप कोई ऐसी चीज इंपोर्ट करते हो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है तो आपके मुल्क में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है, लेक्चर याद आना चाहिए। एट दिस पॉइंट व्हाट इज द इफेक्ट इफ द कंट्री इम्पोजेज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गैस? अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाए, ड्यूटी मतलब ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी पीडीएफ प्रूफ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी क्या है? टैक्स है, टैक्स है भाई, ऐसा ही है। टैक्स लग जाता है तो क्या होगा अगर डिमांड इन इलास्टिक है? द एक्सपोर्टिंग कंट्री विल गेन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नो। कंज्यूमर्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री विल सफर अ लॉस, यस, कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा ना। कंज्यूमर सरप्लस कैसे कम होगा? जब आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है। इंपोर्टिंग कंट्रीज प्राइमरी इनकम विल इंक्रीज, बेटा प्राइमरी इनकम मतलब नेट इनकम होती है, नेट इनकम नहीं है, गुड के ऊपर टैक्स लगाया है, गुड सर्विस के ऊपर। कहाँ से प्राइमरी इनकम आ गई? द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस विल राइज इन अदर इंपोर्टिंग कंट्री, बेटा जिस कंट्री में लगाऊंगा उस कंट्री में बढ़ेगी ना, दूसरी कंट्री में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ मैंने लगाया है। सही है, तो आंसर ए होगा, सेट है। अच्छा जी, 28 के लिए मैं आपको है ना 5 मिनट देता हूँ, 28 वाला कर लो फिर मैं करा देता हूँ। द टेबल शोज आउटपुट ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इन चाइना एंड यूएस बिफोर स्पेशलाइजेशन। गुड एक्स गुड वाई चाइना यूएस, चाइना और यूएस स्पेशलाइजेशन से पहले 20-20 हजार बना रही थी, स्पेशलाइजेशन से पहले गुड वाई 70,000 और यूएस बना रही थी 50,000। अज्यूमिंग बोथ चाइना एंड यूएस यूज 50% ऑफ द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कंबाइंड टोटल बी आफ्टर स्पेशलाइजेशन एज अकर्ड? ये करके दो बेटा। पहले पढ़ देता हूँ मैं आपको, पहले चाइना और यूएस एक्स के तो सेम बना रही थी 20-20 हजार बिफोर स्पेशलाइजेशन, और चाइना बना रही थी वाई के 70 और यूएस बना रही थी वाई के 50,000। दोनों यूएस और चाइना अपनी 50% रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं एक एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो टोटल आउटपुट, कंबाइंड टोटल आउटपुट स्पेशलाइजेशन के बाद क्या होगा? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बेटा आंसर है ना आना शुरू हो गया है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, स्पेशलाइजेशन की जब भी बात हो ना, और आपके पास दो गुड्स हो,
तो आपको फौरन से क्या निकालना चाहिए, आपको फौरन से वो निकालना चाहिए, कोई चीज निकालनी चाहिए। कंपैरेटिव और क्या निकालना चाहिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज। फौरन से क्या निकालना चाहिए आपने, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप शुरू कर दें। आपकी मैंने इतनी हेल्प कर दी है। ओके, मैं ये करवा देता हूँ। आपके पास है ना, बिफोर स्पेशलाइजेशन का डेटा दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले निकाल लो कि कौन सी कंट्री किस चीज में स्पेशलाइज है। जाहिर है कोई एक कंट्री एक गुट में होगी, दूसरी कंट्री दूसरे गुट में होगी, तो इसके लिए आपको लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो निकालना है। तो इधर मैं निकालता हूँ चाइना और यूएस का, ठीक है। यार एक बच्चा कोई कैलकुलेटर पकड़ लो। ये हो गया चाइना और ये हो गया यूएस, ठीक है। अब रेशियो बनेगा x/y, ठीक है। तो भाई चाइना बना रहा है x के 20 और y के 70। तो कितना हो जाएगा, 20,000 x/70,000 y। हाँ भाई, कितना आएगा, 1x/70,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना आ जाएगा। 1x, ये बता दो जल्दी से, 70 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा। 1 कितना, 1.35 या 3.5। 3.5, ओके। 3.5 y आ जाएगा, सेट है। अब यूएस का निकाले। यूएस 20,000 और 50,000 ना, तो x/y करूं, यूएस बना रहा है 20,000 x के और 50,000 y के। तो क्या आ जाएगा यार अनस, 50/20,000 करो। 50/20,000 कितना आ जाएगा, 1x/2.5y। तो यार ये पढ़ना आता है, पढ़ना आता है। सिर्फ इतना लिख के बता दो पहले, किस कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। भाई जो कंट्री कम फॉरगो कर रही होगी उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। तो पढ़ के सुना देता हूँ। कंट्री चाइना अगर एक एक्स बनाती है तो 3.5 वाई फॉरगो करती है, और अगर यूएस एक एक्स बनाती है तो 2.5 वाई फॉरगो करती है। तो इसका मतलब है एक्स बनाने में यूएस के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब y/x निकालना पड़ेगा। अब y/x निकालते हैं। चाइना और किसका निकालना पड़ेगा, यूएस का, ठीक है। अब y/x है, y के 70,000 है और x के 20,000 है, ठीक है, ऐसा ही है भाई। y के 70,000 है और x के 20,000 है। अब करके बताओ भाई कितना आएगा। 1y/20,000 अपॉन 70,000 x कितना आ जाएगा भाई, 1y/कितना आएगा, 0.2828 ना, मतलब 0.3 कर देता हूँ। ये ले भाई, 0.3 कर ले, ठीक है, सेट है। अच्छा अब यूएस का कैसा आएगा, y/x। तो भाई यूएस बना रही है y के 50 और x के 20। तो कितना आ जाएगा, 50,000 y/20,000 x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1y/20,000 अपॉन 50,000 x, ठीक है। अब कितना आ गया, 1y/0.4x। हाँ भाई, कंट्री चाइना अगर एक वाई बनाती है तो 0.3x फॉरगो करती है, यूएस 0.4x फॉरगो करी है। यूएस ज्यादा फॉरगो करी है, चाइना कम करी है। तो इसका मतलब है चाइना के पास वाई में कंपैरेटिव एडवांटेज है और यूएस के पास एक्स में है। तो अब ये कह रहा है कि अज्यूमिंग बोथ चाइना यूज 50% ऑफ देयर रिसोर्स टू व्हाट विल द कंबाइंड टोटल आउटपुट आफ्टर स्पेशलाइजेशन इज अकर्ड। 50% अपनी रिसोर्स का यूज कर रही है। तो पहले हम लोग गुड एक्स में चाइना यूएस का देख लेते हैं। यूएस के पास गुड एक्स में है ना, तो 20,000 मतलब 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं ना, डबल डबल बना रहा होगा ना। तो क्या कर दूं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, कितना आ जाएगा। इधर मैं कर रहा हूँ 20,000 कर दूं, सही है। 20,000 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000, सही है। और चाइना के पास किसके अंदर है, चाइना के पास गुड वाई के अंदर है। तो चाइना के पास गुड वाई में, गुड वाई 70,000 है, 70,000 को भी 50% कर दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, सही है। अब टोटल आउटपुट मांगा है ना, टोटल टोटल कंबाइंड कितना है, तो 140, 40 प्लस 140 कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। इस पूरे पेपर के अंदर ये और एक वो जो अपन ने अभी यूनिटरी इलास्टिक वाला करा था, ये मुश्किल एमसीक्यू था, ठीक है। ये पेपर में यही दो काम के एमसीक्यू थे, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो इसका 180 आया, क्लियर है भाई, कैसा आया, सेट है। चलूं आगे। 2 से कैसे मल्टीप्लाई करा भाई, 50% कितना होता है यार, 50%। अबे पागल, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ भाई, क्या कर रहा है।
Assuming both China and use 50% of their resource to produce each product, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 50% यूज कर रहा है, व्हाट विल बी द कंबाइंड टोटल आउटपुट आफ्टर स्पेशलाइजेशन हैज अकर्ड? क्या हो गया भाई? 50% कर रहा है ना, 50% रिसोर्स को यूज कर रहा है। हाँ हाँ, वही 100 हो जाएगा यार, एक ही बात है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इतनी तो मैथ्स आनी चाहिए यार। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट मल्टीलेटरल ट्रेड, यार एक बार याद है, मैंने है ना लेक्चर में बताया था, एक होती है बायलेटरल ट्रेड, मैंने आपको पढ़ाया था, जब दो कंट्री दो गुड्स के दरमियान ट्रेड करती हैं। और मल्टीलेटरल क्या होती है? जब बहुत सारे गुड्स में हो रही होती है, याद है? अच्छा मुझे, और ट्राइलेटरल क्या होती है? जब तीन कंट्री तीन गुड्स होते हैं, सही है। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट मल्टीलेटरल ट्रेड, क्या सजेस्ट करता है? मल्टीलेटरल ट्रेड बिटवीन मैनी कंट्रीज इज प्रेफरेबल टू बायलेटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, व्हाई इज दिस? इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि भाई मल्टीलेटरल ट्रेड करो, बहुत सारी कंट्रीज है तो। अगर बायलेटरल तब होती है जब दो कंट्री होती है, ये क्यों बोल रहा है? Bilateral trade means that trade diversion always greater than trade creation, नहीं। Bilateral trade misses the benefit of trade with third country। भाई बायलेटरल ट्रेड में दो कंट्री और दो गुड्स होते हैं, मल्टीलेटरल में बहुत सारी कंट्री होंगी, तो बहुत सारे वो होंगे, तो इसीलिए तो मल्टीलेटरल को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बायलेटरल में थर्ड कंट्री के साथ आप जो ट्रेड कर रहे होते हो उसको आप मिस कर देते हो, सही है ना। तो दैट इज द रीजन 29 का आंसर बी होगा, लेकिन मैं बाकी भी आपको पढ़ देता हूँ कि बाकी क्यों नहीं होंगे, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे, मैं एक मैसेज चला दूँ। ज्वाइन इन शार्प 2 मिनट्स। चलो अब ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, गेन्स फ्रॉम बायलेटरल ट्रेड आर लेस देन हार्म डन टू थर्ड, हार्म टू थर्ड कंट्रीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। गेन्स फ्रॉम कंपेरेटिव एडवांटेज कैन नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ बायलेटरल ट्रेड, क्यों नहीं होता भाई? जब तक दो गुड्स नहीं होंगे, दो कंट्री नहीं होंगी, तो कंपेरेटिव एडवांटेज आएगा कैसे? अभी अपन ने निकाला है, तो डी वाली बात गलत कह रहा है। और ये कह रहा है कि बायलेटरल ट्रेड के जो गेन है ना वो कम होते हैं हार्म से ज्यादा, ये भी नहीं है। आंसर बी है कि बायलेटरल ट्रेड होगी तो तीसरी कंट्री का जो ट्रेड का फायदा है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि बायलेटरल ट्रेड दो कंट्री के दरमियान होती है, ठीक है ना। ओके है। लास्ट, लास्ट वाला आप कर दो यार, लास्ट वाला बहुत इजी है, हर बार टीओटी का तो आता ही आता है। कंट्री एक्सपीरियंसेस इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो यार टीओटी कब इंप्रूव होता है? जब एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो और इंपोर्ट की प्राइस कम हो, ऐसा ही है भाई। What is the most likely cause? A decrease in budget deficit? No. A relatively low rate of domestic inflation? No. अगर इन्फ्लेशन का रेट कम है तो एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा और इंपोर्टेड गुड महंगा होगा, टीओटी तो वर्सन हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी गलत है। राइज इन एक्सचेंज रेट, बेटा टीओटी प्राइस में होता है ना, तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा है एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा, इंपोर्टेड गुड सस्ता होगा, तो टीओटी इंप्रूव हो गया, ठीक है। आंसर डी, सी है, सी। छोड़ दो डी को। सरप्लस ऑन इट्स प्राइमरी इनकम अकाउंट, बेटा प्राइमरी इनकम मतलब नेट इनकम ना, तो टीओटी का तो गुड्स एंड सर्विसेज से ताल्लुक है, नेट इनकम से तो नहीं है, तो 30 का सी हो गया, ठीक है जी, थैंक यू।